स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। नमस्कार दोस्तों, हम अपने शतकों के शतक की एमसीक्यू की सीरीज में आज फिर से आपके समक्ष हैं। इसमें हम इतिहास के आधुनिक भारत और पुनर्जागरण की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी आज़ादी के संग्राम की कहानी है और भारत में एक पुनर्जागरण के नए युग का अध्याय जो प्रारंभ हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण समाज सुधारक, महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता और आज़ादी को दिलाने में जो हमारे अमर शहीद हुए रणबांकुर, उनका नाम, उनका योगदान आज हम इन प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम अपने इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, अपने देश के उन सुधारात्मक आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तो हम सीधे प्रश्नों की ओर चर्चा करते हैं और आप अपने नोटबुक में प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे उनको नोट करते जाइएगा। तो पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। और पूछा गया है कि इनको युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय गुलाम भारत के उन दिनों में जब देश कठिन दौर से गुजर रहा था, तो देश में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब समाज सुधारक की बात करने के लिए, एक स्वतंत्र लोकतंत्र विचार रखने के लिए जो प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। जैसे सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक के साथ उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा निषेध अधिनियम लागू करवाया था और स्त्री शिक्षा, एकेश्वरवाद, ब्रह्म समाज की स्थापना जैसे महान कार्य किए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, सामाजिक पत्रकारिता का उनको अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। कई रचनाओं को मिरातुल अखबार जैसी कई रचनाएं, बंगदूत जैसी रचनाएं करी और उनके योगदान को देखते हुए युगदूत की संज्ञा किसने दी थी? तो ये जो शख्सियत थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था, ठीक है। और इनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, इसीलिए इनका नाम राजा राम मोहन राय कहा जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा की उपाधि अकबर द्वितीय मुगल सम्राट था, उन्होंने दी थी। और युगदूत किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में। नेक्स्ट है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन क्या था? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एक ऐसा संघ था जो देश में सुधारात्मक पहलुओं की चर्चा करता था, सुधार की बात करता था। और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन थे। जिस तरीके से ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा 1828 में स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो उसमें सुधार की गुंजाइश थी समाज में। उसी तरीके से केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज से अलग होकर, ठीक है, ब्रह्म समाज से अलग इन्होंने 1870 में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। 1870 में इनकी स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन ने, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको समाधान करना, उनको दूर करना। और इसके लिए उन्होंने एक अलग संघ स्थापना करी थी, 1870 में की थी, ठीक है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना में किसका योगदान था? तो वो महान विदुषी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात पंडिता रमाबाई थी। पंडिता रमाबाई ने आर्य समाज की स्थापना 1881 में करी थी। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने समाज में स्त्री कल्याण को बढ़ावा दिया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और समाज को आगे लाने में इनका अग्रणी योगदान रहा। इसलिए ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, पंडित रमाबाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं पाखंड खंडनी पताका सर्वप्रथम कहां फहराई गई? पाखंड खंडनी पताका का संबंध मतलब ये है कि जो पाखंड हैं, जो आडंबर हैं धर्म में, उनके आधार पर जो हम समाज का शोषण कर रहे हैं या समाज को जो कमजोर वर्ग हैं उनको और कमजोर कर रहे हैं, ऐसे पाखंडों को त्याग करके धर्म का वास्तविक अर्थ समझ करके देश को आगे बढ़ाना, लोगों को तर्क की शिक्षा देना और सही रास्ते पर नैतिकता के मूल्यों पर आगे बढ़ाना। इसके लिए आगरा में स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी और उन्होंने आर्य समाज के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के द्वारा समाज को जागृत करने का काम किया था, ठीक। तो आगरा के माध्यम से उन्होंने आगरा से शुरुआत करी और आर्य समाज के द्वारा समाज को जागरूक करने का, स्त्री शिक्षा
और महिला उत्थान के प्रयास किए। आगे आता है प्रश्न, आर्य समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो आर्य समाज के विभाजन का आधार क्या था? क्योंकि आपको पता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इसमें उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्र या पुस्तक के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन यह विभाजन 1893 में इनके बाद के जो नेतृत्वकर्ता थे उनके द्वारा किया गया और वो शिक्षा के माध्यम के था। ठीक है, शिक्षा के माध्यम के आधार पर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ लोग तत्कालीन समय में जो विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी तो पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमीकरण की शिक्षा थी, तो पाश्चात्य शिक्षा यानी जो अंग्रेजी शिक्षा हुआ करती थी, क्योंकि तत्कालीन समय में अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा प्रसार हो चुका था, तो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, ठीक है, और विरोध, समर्थन और विरोध को लेकर इसका विभाजन हो गया। 1893 में हो गया और समर्थन लाला हंसराज ने किया था और विरोध करने में स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, और लेखराम मुंशीराम ऐसे नायक थे। लेखराम मुंशीराम इस आर्य समाज के जो नेतृत्वकर्ता थे, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम मुंशीराम, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया और समर्थन करने वाले में लाला हंसराज थे। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना का करने वाला जो स्थान है वो है अमेरिका, और अमेरिका में कहा? न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, अमेरिका में कहा की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। और इसकी स्थापना में दो प्रमुख शख्सियतों का योगदान था, एक कर्नल अलकाट और मैडम एच.पी. ब्लेवेट्स्की। उनका नाम था मैडम एच.पी. ब्लेवेट्स्की, ठीक है, ब्लेवेट्स्की का नाम था, और एक कर्नल अलकाट थी, कर्नल अलकाट, इनका योगदान था। और यह जो स्थापना थी ये 1875 में, कब की गई थी? 1875 में। हालांकि भारत में 1882 में की गई थी, मद्रास में की गई थी। एनी बेसेंट इसके प्रमुख सदस्यों के रूप में भी शामिल रही। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, वर्धा शिक्षा योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांतों पर जोर देने के लिए 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में, पुणे में इसको जो है बुनियादी शिक्षा पर जोर देने के लिए, किस पर? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा मतलब जो हमारी सीखने समझने की क्षमता है, आंकिक ज्ञान है, इसको हम सीख पाए और बुनियादी साक्षर हो पाए। ठीक है, इसके लिए वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी ने प्रस्तुत की थी, जिसमें हमारे पास कौशल शिक्षा भी निहित थी। तो आज से इतने साल पहले गांधी जी ने कौशल आत्मनिर्भर का ज्ञान दिया था, जो आज हमारी भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। तो वर्धा शिक्षा योजना जो है स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित थी और बुनियादी संख्यात्मक और भाषाई ज्ञान पर आधारित थी। तो 1937 में ये योजना आधारित थी, ध्यान रखिएगा। आगे नामधारी आंदोलन क्या था? इसका नेतृत्व किसने किया था? नामधारी आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था। 1815 में किया था, पंजाब में किया था, और इसका उद्देश्य था सिख धर्म में नैतिकता लाना और सादगी लाना, नैतिकता लाना, सादा जीवन उच्च विचार, यही है जीवन का सार, अर्थात जीवन को उन्नत बनाना। और जो सिख धर्म है, सिख समाज है, उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश करना, ठीक, सत्य और जो ईमानदारी है, ऐसे सिद्धांत को इसमें शामिल करना। इसके लिए सुधारात्मक सामाजिक सुधार आंदोलन नामधारी आंदोलन के नाम से राम सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1815 में पंजाब क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, किसे जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? तो कौन सा व्यक्ति है जिनको जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है, बताइए आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाटों का अफलातून या प्लेटो जिसको कहा जाता है, राजा सूरजमल सिंह या सुजान सिंह इनका नाम था।
सुजान सिंह या राजा सूरजमल सिंह, ये कौन थे? तो ये भरतपुर के राजा थे, भरतपुर के, ठीक, भरतपुर के कौन से राजा थे? हिंदू राजा थे, और ठीक जाट समुदाय से रिलेटेड थे, जाट शासक थे। इन्होंने, इनकी जो बुद्धि थी, इनकी जो दूरदर्शिता थी, इनकी जो बुद्धिमत्ता थी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो जाट अब प्लेटो के समान थी। प्लेटो कौन था? प्लेटो यूनान का प्रख्यात दार्शनिक था, ठीक, और ये सुकरात का शिष्य था। प्लेटो का शिष्य ही अरस्तु है, अरस्तु का ही शिष्य हुआ था राजा सिकंदर। तो ये जाट जो उपलब्धि दी गई, उपाधि दी गई, प्लेटो की संज्ञा दी गई, इस आधार पर दी गई कि यह राजा प्लेटो के समान दूरदर्शी था, बुद्धिमत्ता युक्त था, और समाज को न केवल नेतृत्व दे रहा था बल्कि उनके मानवीय गुणों को भी विकसित कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा राजा सूरजमल, और ये राजस्थान के भरतपुर के राजा थे, ठीक। आगे बात करते हैं भारत धर्म महामंडल संस्था। भारत धर्म महामंडल संस्था, जिस प्रकार से अनेक संस्थाएं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इनकी स्थापना की गई थी, इनका उद्देश्य था राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत का आत्मिक उत्थान करना, भारत के लोगों का उत्थान करना, ताकि वो अपने मानवीय गुणों को विकसित कर सकें और गुलामी के दौर में आत्मिक उत्थान कर सकें। तो भारत धर्म महामंडल एक ऐसी संस्था थी जिसकी स्थापना करने में पंडित दीनदयाल शर्मा का योगदान रहा, और यह संस्था 1887 में स्थापित की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1887 में भारत में भारत धर्म महामंडल संस्था की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा स्थापित की गई थी। और इस तथ्य को ध्यान रखें, आगामी परीक्षाओं के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? तो आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंध किससे था? अंग्रेजों और मैसूर के वाडियार वंश के जो शासक रहे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, उनके समय में हुआ था युद्ध, और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। उनमें से पूछा गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो जैसा कोई युद्ध होता है तो लास्ट में जब राजा हार जाता है या जीत जाता है, और ना जीते हारे तो बीच में संधि या समझौता हो जाता है, तो वह समझौता मंगलौर की संधि के द्वारा हुआ था 1784 में, ठीक। यह युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। 84 में अंततः इस युद्ध की समाप्ति हो गई मंगलौर की संधि के द्वारा, जो हुई थी टीपू सुल्तान के बीच। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का पुत्र था, और हैदर अली की मृत्यु के बाद इसी ने नेतृत्व किया, और टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेनापति के बीच मैकार्टनी उसका नाम था, मैकार्टनी सेनापति था अंग्रेज, उसने और टीपू सुल्तान ने संधि की और इस युद्ध को समाप्त किया। आगे बात करते हैं, सरकार खालसा के नाम से किसने शासन किया था? तो सरकार खालसा क्या था? ये सिख धर्म के जो गुरु हैं, 10 गुरु हुए, उनका सम्मान करने के लिए और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए राजा रणजीत सिंह ने सरकार खालसा के नाम पर शासन किया था, ठीक है। खालसा एक पंथ था और इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ध्यान रखिएगा, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। रणजीत सिंह जो है पंजाब के सिख सरदार, सिख राजा थे, और मैटकाफ के बीच इनकी संधि हुई थी। उस समय के महान प्रतापी शासक हुआ करते थे, ठीक है। और रणजीत सिंह ने सरकार खालसा के नाम पर शासन किया था। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पर एक प्रश्न पूछा गया था पिछली एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि इनके दादा जो है किस मिसल से संबंधित थे। तो सिख धर्म में कई मिसल थी, जिसमें सुकर चकिया मिसल थी। सुकर चकिया मिसल से इनके दादा महासिंह संबंधित थे। एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या हुआ करती थी, किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतरिक्ष से इसमें जल दिखाई देता है, क्योंकि 71% भाग पे पृथ्वी में जल है और 29% में स्थल भाग है। तो पृथ्वी पर जीवन योग्य स्थितियां हैं, इसलिए इसको नीला ग्रह और जीवन योग्य ग्रह कहा गया है। लेकिन नीला जल पॉलिसी किससे संबंधित है? तो कौन सा ऐसा गवर्नर था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये पुर्तगाली गवर्नर था, 1505 में आया था, पुर्तगाली गवर्नर था। पुर्तगाली गवर्नर फर्स्ट था, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर ये फर्स्ट था।
और यह जो है इसको नीला जल इसलिए कहा गया पॉलिसी इसकी, क्योंकि हिंद महासागर में जो जल परिस्थितियां थी, जहां से नाव जहाज आते जाते थे, वहां पुर्तगालियों के अलावा जिसके भी जहाज आते थे उनसे वो कार्टेज वसूलता था, शुल्क वसूलता था, ठीक है, टैक्स लेता था। और इस प्रकार से एक प्रकार से हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, जो जल मार्ग था उस जल मार्ग पर कंट्रोल करने के लिए इसने नीला जल पॉलिसी लाई कि इसमें से जो कोई भी जाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अरब यात्रियों के जो जहाज हुआ करते थे उनसे वो टैक्स वसूलता था ताकि उन पर नियंत्रण स्थापित कर सके और अपना व्यापार बढ़ा सके। तो वो गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1926 में गठित लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करें, संवैधानिक संस्था एक होता है लोक सेवा आयोग, केंद्र में होता है यूपीएससी और स्टेट में होता है स्टेट पीएससी। जैसे एमपीपीएससी की बात करें तो ये जो सेवा है ये सरकार के बाद जो निम्न स्तर की सेवा है, जो सरकार का स्थायी कार्यपालिका कहलाता है, उसमें ये अधिकारी होते हैं, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो 1926 में अंग्रेजों के शासनकाल में गठित हुआ था, ठीक। कब गठित हुआ था? ली आयोग, ली कमीशन एक गठित हुआ था 1921 में। 1924 में इसने रिपोर्ट दी थी और इसकी सिफारिश पर 1926 में 1 अक्टूबर के दिन गठित हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष थे सर रोजर वारकर। सर रोजर वारकर या सर रोजर बेकर इनका नाम था, ये इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्वतंत्र भारत में उसको नाम दे दिया गया यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अब एक प्रश्न पुस्तक पूछा जाता है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील कृषक कौन हुआ करते थे? क्योंकि बिहार में एक प्रथा चलती थी, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा में किसानों को अपनी जमीन के 20वें हिस्से पर 3/20 भाग पर, यानी अगर उसकी जमीन 20 बिस्वा है तो 20 बिस्वा में 3 बिस्वा में उसको किसकी खेती करनी पड़ेगी? 3 कठिया प्रथा कहलाता था ये, ठीक। और इसमें 3 हिस्से पर यह कुल होता था, कुल में इसमें नील की खेती करना अनिवार्य था। और मान लीजिए वो खेती में इस हिस्से में बहुत अनाज नहीं होता था तो उनके खाने पीने की चीजों में कमी पड़ जाती थी। तो इस प्रकार से इस नीति के द्वारा जो 3 हिस्से पर 20 हिस्से में 3 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। तो वहां नील की खेती तो होने लगी लेकिन खाद्यान्न की कमी होने लगी, तो भूखमरी हुई, बेरोजगारी हुई और कुपोषण हुआ, किसानों की दुर्दशा बहुत बढ़ गई, टैक्स भी वसूला जाने लगा। तो ये सारी कहानी, ये सारा दर्द जिस पुस्तक में लिखा गया है वो पुस्तक नील दर्पण है। और नील दर्पण एक नाटक है, ठीक। नील दर्पण क्या है? एक नाटक है और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति हैं दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक में नील कृषकों की दुर्दशा की कहानी वर्णित की है। और बाद में यही पुस्तक, क्योंकि विचार क्या होते हैं? विचार दूर तक यात्रा करते हैं, ठीक है, विचारों का प्रभाव समाज पे पड़ता है। फिर इसी के बाद हुआ था नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसने सिविल सेवा परीक्षा के लिए 21 वर्ष से आयु घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? तो कौन सा ऐसा गवर्नर वायसराय था जिसने उम्र घटा दी थी? वो वायसराय था लॉर्ड लिटन। बहुत क्रूर शासक, क्रूर गवर्नर जनरल था, क्योंकि भारत के लिए अच्छा नहीं था। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लाया था, वर्नाक्यूलर प्रेस कानून, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस कानून ऐसा कानून था जिसमें लिखा था कि यदि भारतीय भाषा के किसी भी अखबार में कोई चीज छपती है तो उसको जो है, यदि सरकार विरोधी होगी तो सारी संपत्ति उसकी प्रेस सहित जब्त कर ली जाएगी। यानी हमारी भारतीय भाषा में कोई अगर अखबार छपता है जिसमें अंग्रेजों की आलोचना लिखी हो, उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसी इसकी इस कानून में व्यवस्था थी। और यही वो व्यक्ति था जिसने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसलिए कर दी थी क्योंकि अंग्रेज तो इसके लिए सक्षम थे, उनको बराबर शिक्षा दी जाती थी, लेकिन शिक्षा दी जाती थी और 19 वर्ष में वो क्लियर कर सकते थे। लेकिन भारतीय जो है 21 वर्ष तक सीखते सीखते इनको टाइम लगेगा, तो भारतीय व्यक्तियों का सिलेक्शन ना हो पाए, इसलिए इसने ऐसा प्रावधान किया था, ऐसा व्यवस्था करी थी। आगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जो थे वो, उनका नाम है राधाकांत देव। राधाकांत देव ने 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। और अन्य कई संगठन स्थापित हुए देश की आजादी के लिए। जैसे एक हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था,
ठीक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, उनको ध्यान रखेंगे। नाम कूका विद्रोह क्या था? कूका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, एक प्रश्न है, तो बताना है आपको। कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसकी शुरुआत किसने करी थी? भगत जवाहर मल। और यह विद्रोह 1840 में हुआ था, पश्चिमी पंजाब में हुआ था, ठीक। पश्चिमी पंजाब में हुआ था। वहां के किसानों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनका नाम था भगत जवाहर मल। ये नेतृत्व करता थे कूका विद्रोह के, ठीक है। किसान कौन होते हैं? किसान अन्नदाता होते हैं। अगर किसानों से कोई लड़े भिड़ेगा तो उसका अंत निश्चित होता है, ठीक है। किसानों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों को एक दिन भारत से जाना पड़ा। पिछले कुछ समय से आप देखे होंगे कि भारत में भी आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ था, लगातार 1.5 साल तक चला था। बाद में सरकार झुक गई और तीनों कानूनों को वापस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ ये विद्रोह हुआ था, ध्यान रखिएगा, भगत जवाहर मल थे। आगे बात करते हैं, कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये कथन जो है एक्चुअल में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा गया था, और आलोचना करने वाले व्यक्ति लाला लाजपत राय थे। और आप एक पढ़े होंगे लाल बाल पाल, ये जो त्रिवेणी है लाल बाल पाल की, ये बताती है कि 3 उग्रवादी नेताओं का समूह है ये। लाला से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये त्रिवेणी ने उग्रवादी संगठन को, उग्रवादी विचारधारा को बहुत आगे बढ़ाया और भूपेंद्र नाथ दत्त, बारेंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाया। इन्होंने ही कहा था कि शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। तो ध्यान रखिएगा, जो हम सेंटेंस या कुछ तथ्य बताते हैं उनको आप अपनी पुस्तक में नोटबुक में नोट करते चलें, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल वायसराय था हमारे देश में, जब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? भारत सेवक मंडल या भारत सेवक सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी ये 12 जून 1905 को। 12 जून 1905 को इन्होंने जो स्थापना की थी उसकी स्थापना पुणे में की थी। और भारत सेवक समाज या भारत सेवक मंडल कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले कैसे नेता थे? कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। और यही जो है राजनीतिक गुरु थे, यही राजनीतिक गुरु थे किनके? महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना करी, पुणे में की थी, ध्यान रखिएगा। और यही वो नेता थे जो 1905 में वाराणसी में हुए कांग्रेस सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा कोई कार्य जो किया जाए अंग्रेज विरोधी, वो अंग्रेज गिरफ्तार कर लेंगे, उनको जेल में डाल देंगे। ऐसी कोई गतिविधियां नहीं होंगी जो अंग्रेजों के खिलाफ में होंगी। तब भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय नेताओं ने ऐसी तरकीब सोची कि अंग्रेजों का विरोध भी ना समझ में आए और हमारी जो क्रांति है, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम है वो भी सुचारू रूप से चले। तो एक ऐसा ही प्रोग्राम कराया बाल गंगाधर तिलक जी ने, और वो प्रोग्राम था शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। माने शिवाजी की जयंती, शिवाजी के राज्याभिषेक, ऐसा शिवाजी महाराजा के उपलक्ष्य में उत्सव आयोजन कराना। अंग्रेजों को ये लगे कि ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी वहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी, हमारे आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। ऐसा ही एक था गणेश महोत्सव। हम लोग 8, 9, 10 दिन तक जो गणेश जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो कार्यक्रम उस समय केवल एक धार्मिक कार्यक्रम न होकर के वो एक्चुअल में राजनीतिक जो नीति विमर्श है उसका केंद्र हुआ करता था। उसके लिए महोत्सव आयोजित किया गया था, अंग्रेजों को चकमा देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन उग्रवादी दल का नेता नहीं था? तो इसमें से कौन शामिल नहीं है उग्रवादी दल के नेताओं में? तो हमने बताया कि एक लाल बाल पाल की त्रिवेणी थी। ठीक, इसको आप भूलिएगा नहीं, ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये लोग उग्रवादी दल के नेता तो थे ही, इन्हीं के जो साथ में दोस्त थे ये थे विष्णु कार्तिक चिपलुंकर, अश्विनी कुमार दत्त, राजनारायण बोस। लेकिन मदन मोहन मालवीय जो है ये उदारवादी नेताओं में शामिल थे, ये उग्रवादी दल के नेता नहीं थे। ये कौन से थे? उदारवादी थे। उदारवादी कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने ही वाराणसी की जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको स्थापना करी है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, वांडीवास के युद्ध में किसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था, इतिहास में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए इसमें कौन सेनापति था अंग्रेजों का? वांडीवास का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था, ठीक है, 1760 में हुआ था और ये आयरकूट के नेतृत्व में हुआ था। तो सर आयरकूट उसका नाम था अंग्रेज सेनापति का, और ये 1760 में हुआ था, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित हो गए थे, ठीक है, और भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई थी। बाद में बक्सर का युद्ध हुआ और पूरी तरीके से फिर अंग्रेजों का कानून लागू हो गया। किस कानून के माध्यम से? कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। एकाधिकार का मतलब होता है पूरा उसका जो अधिकार था वो सब समाप्त कर दिया जाना, समाप्त का, ठीक है। तो संपूर्ण व्यापारिक अधिकार, चूंकि 217 साझेदारों के साथ 1600 ईस्वी में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए आई थी, जिसके लिए रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अनुमति भी दी थी। लेकिन ये जो व्यापार करने के उद्देश्य से आई भारत कंपनी देश में शासन भी करने लगी, उसके पास कार्यों का बोझ बढ़ गया। तब भारतीयों के विरोध को देखते हुए कई कानून भी संसद में पारित किए गए ब्रिटिश संसद के द्वारा। उसी में से एक कानून था 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें कहा गया था कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ, ठीक है, चाय के साथ व्यापार प्लस चीन के साथ व्यापार ये लागू रहेगा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया कि पूरा अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। पूरा अधिकार क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मनसबदारी व्यवस्था का संबंध किससे है? तो बताइए मनसबदारी व्यवस्था क्या हुआ करती थी? मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक, क्या थी? एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें सैन्य मामले और सिविल मामले, सिविल का मतलब होता है नागरिक और नागरिक का मतलब होता है अधिकारी वाला, तो अधिकारी हो या सेना हो, इन दोनों संबंधी मामलों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का गठन मनसबदारी व्यवस्था कहलाता था। और यह जो है अकबर के समय मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और कब लगभग? तो इसका लगभग सन था 1567 ईस्वी, 1567 ईस्वी के आसपास इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। क्योंकि जब किसी क्षेत्र का प्रशासन अच्छा होगा तो उस देश का समाज अच्छा होगा, राज्य भी अच्छा होगा। यूनान के महान दार्शनिक हैं अरस्तु, उन्होंने कहा था कि किसी राज्य को चलाने के लिए उतने अच्छे कानूनों की जरूरत नहीं होती है जितने अच्छे अधिकारियों की, अर्थात अधिकारी अच्छे होंगे तो कानून का इम्प्लीमेंट अच्छा होगा, ठीक। अंबेडकर जी ने भी कहा था कि संविधान उतना ही अच्छा रहेगा जितना उसको लागू करने वाले लोग रहेंगे, उसको पालन करने वाले लोग रहेंगे सरकार में। भू राजस्व की किस व्यवस्था के अंतर्गत भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% क्षेत्रफल लगभग था, ठीक। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि हमारे देश में जो रजवाड़ी प्रथा थी पुराने समय से चली आ रही थी, लोग इकट्ठा होकर अपना जो टैक्स था वो राजा को दिया करते थे। अंग्रेजों के समय में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया, जहां संभव थी वो लगभग एरिया 51% का हुआ करता था, जिसमें रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब होता था प्रजा और प्रजा का मतलब किसान, ठीक है। इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स के लिए समझौता था वो डायरेक्ट किससे लिया जाता था? किसानों से लिया जाता था। किसानों को क्या कहा जाता था? भूमि स्वामी। किसानों के क्या कहा जाता था? भूमि स्वामी कहा जाता था, ठीक है। अब आता है सती प्रथा विरोध कानून सबसे पहले कहां लागू किया गया था? तो बताइए सती प्रथा क्या हुआ करती थी? सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें यदि उसका पति
देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को भी जीवित उसकी चिता के साथ जलना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसी घृणित प्रथा समाज से बहुत कह सकते हैं इसको कुरीति थी, रूढ़िवादी प्रथा थी। इसको कहाँ लागू किया गया था, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये संबंध में याद होगा कि सन 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा ये जो कानून लगाया गया था, प्रतिबंध कानून लगाया गया था, किसके प्रयास से लगाया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से लागू किया गया था। तो राजा राम मोहन राय की रिश्ते की भाभी जो लगती थी, उनको भी सती प्रथा के अंतर्गत दाह करना पड़ा था, आत्मदाह करना पड़ा था, स्वयं को जलना पड़ा था। तो राजा राम मोहन राय के मन में ये बात घर कर गई। उन्होंने बेंटिक से सहयोग से इस पर प्रतिबंध लगवाया और यह प्रथा सबसे पहले बंगाल में लागू की गई। बाद में मद्रास और बंबई 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। बंगाल सबसे बड़ी थी, बंबई और मद्रास उसकी सहायक थी। तो सबसे पहले 1829 में यहाँ हुआ और फिर 1830 में बंबई में और मद्रास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंगाल में 1829 में ही हो गया था और दिल्ली उस समय अस्तित्व नहीं था, जो दिल्ली वर्तमान दिल्ली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कलकत्ता तरुण स्त्री सभा। कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब की गई? कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 में की गई और किसके लिए की गई थी? ये स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक, किसके द्वारा की गई थी? तो ये ईसाई मिशनरी के द्वारा की गई थी। ईसाई मिशनरी कौन होते थे? ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी। ईसाई मिशनरी ऐसे व्यक्तियों का समूह या संगठन था जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और ईसाई पद्धतियों को प्रसारित करने के लिए भारत आए थे और इसके लिए बाकायदा इनको 1813 के एक्ट में छूट भी प्रदान की गई थी प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1819। आगे बात करते हैं। इसमें से पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन का चयन करें, बताइएगा। पहला कथन है सहायक संधि के अंतर्गत सतारा राज्य को पहला ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया। ये कथन बिल्कुल गलत है। हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, लैप्स पॉलिसी ऐसी पॉलिसी थी जिसमें यदि राजा मर जाता है या मृत्यु हो जाती है और उसका कोई लड़का संतान नहीं रहता, तो लड़का संतान मतलब पुत्र, यदि पुत्र नहीं रहेगा तो उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इस नीति के तहत 1848 में इस नीति के तहत उसको सबसे पहले सतारा को मिलाया था। किसको मिलाया था? सतारा को। ठीक है, तो इसका आंसर उल्टा लिखा हुआ है। हड़प नीति के तहत सतारा को मिलाया गया था और सहायक संधि के तहत हैदराबाद के निजाम को। तो जो हैदराबाद का निजाम था ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ठीक है, सहायक संधि क्या व्यवस्था थी? सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि हम आपके राज्य की सैन्य सुरक्षा करेंगे और कोई यदि राजा से हमारा आक्रमण होता है तो आप अपनी सेना हमें देंगे और हम आपकी पूरी सहयोग सहायता करेंगे। लेकिन एक प्रकार से गुलामी ही थी, क्योंकि उस राजा को अपनी विदेश नीति, अन्य राजाओं के संबंध में अपनी नीति के लिए अंग्रेजों पर डिपेंड रहना पड़ता था और एक व्यक्ति को अपने दरबार में रखना पड़ता था ताकि ऐसा कोई कार्य ना हो जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? दोस्तों, हमारा इतिहास, भारत का इतिहास बहुत कुर्बानियों से भरा हुआ है। आज हमारे देश में इतने क्रांतिकारी हैं जिनकी जयंती, शहादत दिवस यदि मनाएं तो पूरा कैलेंडर कम पड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ऐसे ही महान क्रांतिकारी थी मंगल पांडे जो क्रांतिकारी थे, इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि 29 मार्च 1857 को बंगाल की एक बैरकपुर छावनी थी। बंगाल की कौन सी छावनी थी? एक बैरकपुर छावनी थी और इस बैरकपुर छावनी में इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने पर इनकार कर दिया, क्योंकि धार्मिक नीति के अंतर्गत उनको ये भय हो गया था या ऐसा अफवाह फैली थी कि वो जो चर्बी लगी है वो कारतूस में गाय की चर्बी है, तो उन्होंने काटने से इनकार कर दिया और
अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी गुस्सा कर अपनी रिवॉल्वर से, जो पिस्टल से, और 8 अप्रैल 1857 को इनको भी फांसी दे दी गई थी। और बाद में इनकी फांसी के बाद देश में आजादी का पहला संग्राम प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेतृत्वकर्ता और से संबंधित क्षेत्र। बख्त खां कौन था? बख्त खां सेनापति था बहादुर शाह जफर द्वितीय का। बहादुर शाह जफर द्वितीय कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल सम्राट थे और इन्हीं का सेनापति था बख्त खां। तो नेतृत्व कहां से होगा? दिल्ली से होगा। बिरजेश कादिर कौन था? बिरजेश कादिर जो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल ये लखनऊ के नवाब की पत्नी थी, उन्हीं के साथ थे। तो बिरजेश कादिर का संबंध लखनऊ से। खान बहादुर ने बरेली उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया। अमर सिंह और कुंवर सिंह, अमर सिंह और कुंवर सिंह कहाँ नेतृत्व किया? जगदीशपुर बिहार में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, यानी तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमीशन का गठन किया गया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार को आपको पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन था जो हमारे देश में सदा के लिए उन नरसंहार की याद दिलाता है, जब पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर के आदेश पर जो वहां की स्थानीय पुलिस थी उसने निहत्थे लोगों पर, जो अमृतसर था, अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी और लगभग हजारों लोग मारे गए। तो जो जलियांवाला बाग था, तो जल्ली नामक किसान की, जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति था, उसका बगीचा था, वो इलाका था, वो क्षेत्र था। और वहां बैठे जो शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, वो लोग क्या विरोध कर रहे थे? उनके एक नेता थे सैफुद्दीन किचलू, और जो सतपाल थे उनकी गिरफ्तारी का विरोध हो रहा था। तो सरकार ने वहां निहत्थे लोगों पर, बैठे लोगों पर गोलियां चला दी। वहां से निकलने का रास्ता नहीं था, तो वहां की जो कुआं थी वहां लोग मारे गए और कुछ को गोलियों से भून दिया गया। इस तरीके से जो कांड हुआ उसकी जांच के लिए कांग्रेस ने कहा, मदन मोहन मालवीय समिति गठित हुई थी कांग्रेस के नेतृत्व में। उसने कहा हजारों लोग, 1200-1300 लोग मारे गए, और अंग्रेजों ने कहा 300 लोग मारे गए। तो जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए कांग्रेस ने दबाव बनाया, तो अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया था। कौन सा कमीशन था वो कमीशन था हंटर कमीशन, ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित कमीशन था, और इसने मृत्यु के आंकड़े कम दिए थे। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हमारे देश में वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और यजुर्वेद, फिर उसके बाद आता है सामवेद, चौथा वेद आता है अथर्ववेद। तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था उन्होंने? वेदों की ओर लौटो, ठीक है, बैक टू वेदास। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना रची, शुद्धि आंदोलन चलाया, आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में, और कहा कि वेद सही हैं और वेदों का अनुसरण करो, वेदों के ज्ञान को मानो, ठीक, क्योंकि उसमें तर्क निहित हैं। आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया गया था? सविनय का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक। स मतलब सहित, विनय मतलब विनम्रता। विनम्रता पूर्वक अवज्ञा करना, किसी भी नियम या कानून की अवज्ञा करना विनम्रता पूर्वक। तो ऐसा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था और समाप्त हुआ 1934 में, प्रारंभ हुआ था 12 अप्रैल 1930 को। 12 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुई थी दांडी यात्रा, ठीक। दांडी यात्रा से गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक कानून भंग कर दिया, ठीक, नमक कानून भंग कर दिया, और यहीं से शुरू हो गया कौन सा आंदोलन? यहीं से शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन 1934 में समाप्त कर दिया गया। 1934 में क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि जो 1935 का जो एक्ट बना था उसकी रूपरेखा में शामिल किया गया था कि बहुत सारी चीजों को सुधारेंगे, तो गांधी जी ने इसको फिर समाप्त कर दिया था। आगे बात करते हैं अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट था वो किससे जुड़ा था? तो इंडिपेंडेंट पत्र अंग्रेजी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था, और इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है, और
किससे जुड़ा था, कौन इसके संपादक थे, तो मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता है, ठीक है। और ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर योगदान दिया था। तो मोतीलाल नेहरू का संबंध है इंडिपेंडेंट पत्र से। आगे बात करते हैं, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य शामिल नहीं था, तो कैबिनेट मिशन क्या था भैया, तो कैबिनेट मिशन जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा भेजा गया ऐसा मिशन था जो देश में भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आया था। क्या करने के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए आया था, ठीक है। संवैधानिक सुधारों को करने के लिए देश में संविधान पूर्वक शासन चले इसकी व्यवस्था करने के लिए आया था। इसमें कौन सा शामिल नहीं था, ये आया कब था, 1946 में आया था, ध्यान रखिएगा, सन 1946 में आया था। और इसके एक साल बाद देश आजाद हो गया। तो वो क्या करने आया था, संवैधानिक सुधारों की व्यवस्था करने के लिए आया था। कौन शामिल था, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शामिल नहीं थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शामिल नहीं थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, विज्ञान में आप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया। युगांतर पार्टी की स्थापना किसने करी थी भाई, युगांतर पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी थी। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। 1906 में करने वाले व्यक्ति थे वारिंद्र घोष। कौन थे, वारिंद्र घोष और अरविंद घोष, इन्हीं में संबंधित थे। भूपेंद्र नाथ दत्ता भी संबंधित थे। तो युगांतर पार्टी की स्थापना 1906 में कोलकाता में की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, कौन सा समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है, तो इनमें से आप बताएंगे, इंडियन ओपिनियन संबंधित है, यंग इंडिया संबंधित है, नवजीवन संबंधित है, युगांतर जो है इनसे संबंधित नहीं है। युगांतर पत्र का संपादन वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा युगांतर, ये संबंधित नहीं है। ये वाला तीनों हैं गांधी जी से। आगे बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको वीडी सावरकर ने कहा है, कमल और रोटी के प्रतीक चिन्ह के माध्यम से प्रारंभ हुआ यह संग्राम कई मायनों में सहायक रहा और 90 साल बाद ठीक देश को आजादी करा दिया। ठीक, कौन सा व्यक्ति था उस समय, गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो था 1856 से 62 तक था और 1856 के बाद इसके बीच में 1857 का विद्रोह हो गया था। बाद में 1858 का एक कानून बना था जिसके द्वारा वायसराय कह दिया गया था। गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया था, वायसराय, यानी पद का नाम बदल दिया गया था, ठीक है। तो कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। प्रश्न पूछा जाता है भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि गवर्नर जनरल के बाद नाम जो परिवर्तित हुआ था वायसराय कैनिंग के समय में हुआ था। 1793 के कॉर्नवालिस कोड किससे रिलेटेड था, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था और उसके समय का जो कॉर्नवालिस संहिता थी वो न्यायिक सुधारीकरण से संबंधित है, जिसमें कर और न्याय, कर व न्याय का क्या कर दिया गया था, पृथक्करण कर दिया गया था, ठीक है। कर व न्याय का क्या कर दिया गया था, पृथक्करण। तो ये न्यायिक सुधारीकरण से संबंधित था। कर का निपटारा अलग तरीके से होगा, न्याय की व्यवस्था अलग प्रकार से की जाएगी। तो इस तरीके की व्यवस्था करने के लिए कॉर्नवालिस संहिता रची गई। जैसे हमारे देश में आज कानून के लिए सीआरपीसी है, आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक सुधारीकरण। और कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा, सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सलाहकार कौन थे, अजीम उल्लाह खां थे। अजीम उल्लाह खां नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब ने कहा नेतृत्व किया था, नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था, ठीक है। नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व किया था। बाद में अंग्रेजों ने इनको बिठूर भेज दिया गया था, ठीक है। ये क्यों लड़े थे, क्योंकि इनकी पेंशन संबंधी मामला था इस आंदोलन में। तो बाद में फिर इनको जो है बिठूर अंग्रेजों ने भेज दिया था। किस नियम के द्वारा भारत ने महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है, केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को ये जो केसर हिंद की उपाधि किस नियम के तहत दी गई थी, तो वो नियम था 1876 का राजकीय उपाधि नियम बनाया गया था। इसके अंतर्गत इनको भारत की साम्राज्ञी, ठीक है, भारत की साम्राज्ञी, क्वीन ऑफ इंडिया घोषित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बटलर समिति का गठन क्यों किया गया था, तो बटलर समिति का गठन जो है
ब्रिटिश सत्ता के साथ आर्थिक संबंधों का निर्धारण करने के लिए बटलर समिति का गठन 1927 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, बटलर कमेटी का गठन ब्रिटिश सत्ता के साथ आर्थिक संबंधों का निर्धारण करने के लिए किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कौन संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था 1857 के विद्रोह में? तो बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से संबंधित थी। ठीक, ये लखनऊ से संबंधित थी। कुंवर सिंह जो है बिहार में जो है जगदीशपुर से संबंधित थे, जगदीशपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। ऊधम सिंह नहीं थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के मौलवी थे, इन्होंने वहां नेतृत्व करवाया था। और ऊधम सिंह जो है 1940 में माइकल ओडायर की हत्या करी थी लंदन में जाकर, ये इससे संबंध नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ऊधम सिंह संबंधित नहीं थे 1857 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय किसे डंका साहे के नाम से जाना जाता था? तो मौलवी अहमदुल्ला साहे को डंका साहे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला साहे को डंका साहे के नाम से जाना जाता था। किसने क्रांति में भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में कौन भाग नहीं लिया? तो इस समय इस क्रांति में भाग लेने वाले व्यक्ति थे खेतिहर मजदूर, कृषक, लेकिन साहूकार और जमींदार जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, वो जो है इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिए। और हमारी क्रांति जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे जो रियासतें थी वो अंग्रेजों की मातहत थे, अंग्रेजों से वफादारी का परिचय दिया। इसका 2 और 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में स्थापना हुई थी मुंबई में, और ये जो है दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता, ठीक, यहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। दादा भाई नौरोजी और कब इसके अध्यक्ष रहे? तो 1893 में भी रहे और 1906 में भी रहे। 1893 में लाहौर में हुआ था और 1906 में कलकत्ता में फिर से हुआ था। ठीक है, जहां पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। क्या रखा गया था? पूर्ण स्वराज्य, इसकी बात कही गई थी। ठीक है, बाद में यह पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया 1929 के अधिवेशन से, लेकिन ये 3 अधिवेशन में इनके अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आगे बात करेंगे। लिनलिथगो आयोग 1928 का संबंध किससे है? लिनलिथगो आयोग 1928 में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जो भारतीय कृषि की स्थिति के संबंध में बात करने के लिए गठित किया गया था। आगे बात करते हैं, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष आगा खां था। और 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। इसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की कहाँ स्थापना हुई थी? ढाका में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे आगा खां। ठीक है, आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी 11 सूत्री मांगे किस लेख में प्रकाशित की थी? तो यहाँ पास गांधी जी का जीवन परिचय संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 1929 के आसपास लाहौर अधिवेशन के बाद अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। ठीक है, इस प्रकार हम अपने पुनर्जागरण और आजादी के संग्राम की 100 प्रश्नों की सीरीज में अर्धशतक के प्रश्नों को कवर किया। अब आगे हम 51वें प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें प्रमुख प्रश्न है 1920 में निम्नलिखित में से अपना नाम किसने परिवर्तित कर लिया था स्वराज सभा के रूप में? तो स्वराज सभा के रूप में ऐसी कौन सी संस्था थी, ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने अपना नाम परिवर्तित किया था? तो वो पार्टी है ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल लीग 1916 में 1915-16 में एनी बेसेंट और तिलक के समय प्रारंभ किया गया एक पार्टी आंदोलन था, जिसमें स्वराज प्राप्ति के लिए, स्वशासन प्राप्ति के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और बाद में 1920 में इसी का नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, स्वराज सभा नाम होम रूल लीग ने किया था। आगे बात करते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह हुआ था। ये झारखंड, बिहार तत्कालीन क्षेत्र में संथाल जनजाति द्वारा संथाल नेताओं के द्वारा किया गया था, और उनका नाम था सिद्धू और एक का नाम था कान्हू। इन दोनों ने
नेतृत्व किया इसमें, और पूछ रहा है कि प्रारंभ कहां से हुआ था। तो प्रारंभ स्थान है भगनेहेड़। भगनेहेड़ एक जगह थी झारखंड में, झारखंड के रांची में, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में। वहां से ये संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। संथालों के प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। इनका उद्देश्य था, जो उनकी आदिवासी अस्मिता थी, भूमि जमीन थी, वहां जमींदारों का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था, उसको बेदखल करने के लिए, अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से हटाने के लिए उन्होंने एकजुट होकर नेतृत्व किया था। उसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। इसका प्रारंभ 1855-56 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1855-56 का समय था। नेक्स्ट बात करते हैं पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह भी पाइका जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। ये किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। बख्शी जगबंधु के द्वारा ये बंगाल क्षेत्र में किया गया, बंगाल क्षेत्र और उड़ीसा क्षेत्र में किया गया विद्रोह था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बख्शी जगबंधु। ठीक है, कौन थे इसके? बख्शी जगबंधु इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह किस क्षेत्र में किया गया था? तो चुआर विद्रोह जो है बंगाल क्षेत्र में किया गया था। तो बंगाल क्षेत्र से संबंधित ये विद्रोह था, चुआरों का विद्रोह था। चुआर समुदाय के लोग इसमें हिस्सा लिए थे, जिसमें कृषक और आदिवासी समुदाय भी शामिल थे। मोपला विद्रोह का समर्थन किसने नहीं किया? तो मोपला विद्रोह समझें क्या था। मोपला विद्रोह, मोपला एक किसान थे। केरल में मालाबार तट है, केरल में जो मालाबार तट है, हमारा जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, यहाँ केरल राज्य है, इसी का मालाबार तट ये कहलाता है। यहाँ मोपला जनजाति और मोपला किसान हुआ करते थे, कृषक और आदिवासी समुदाय के लोग। यहाँ दो समय में विद्रोह हुआ था, एक था 1836 में और एक था 1921 में। दो मोपला विद्रोहों का वर्णन मिलता है, और यह विद्रोह जो था वहां अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ हुआ था। पूछ रहा है कि कौन समर्थन नहीं किया? महात्मा गांधी ने किया, अबुल कलाम आजाद ने किया, शौकत अली ने किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया था। किस विद्रोह का उल्लेख इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे बांग्ला साहित्यकार हैं, कवि हैं, जिन्होंने हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना करी, और इनके उपन्यास आनंद मठ में एक विद्रोह का वर्णन है। वो विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। ये प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक जो आता है नील विद्रोह। तो नील विद्रोह जो है नील दर्पण नामक नाटक में लिखा गया है, दीनबंधु मित्र। तो डाउट ना होइएगा, दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील विद्रोह है, और बंकिम चंद्र चटर्जी और चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब आए, प्रवासी भारतीय दिवस उसी की याद में मनाते हैं, वहां उन्होंने सत्याग्रह की सफल आयोजन करा। भारत में आए तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। पूछ रहा है विरोध किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने समर्थन किया, राजकुमार शुक्ल तो उनको आमंत्रित ही किए थे किसानों के नेता के रूप में, राजेंद्र प्रसाद ने भी समर्थन किया, एनजी रंगा ने नहीं किया। एनजी रंगा गांधी जी की नीतियों के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया और विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं है? तो इस आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला, बिल्कुल सही। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्ति इसका लक्ष्य हुआ करता था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार करने की योजना थी, बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना, लाल बाल पाल जो त्रिवेणी थी, और एनी बेसेंट, ठीक, एनी बेसेंट, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने समर्थन नहीं किया था, सिरे से इंकार कर दिया था। और यही वह दिन था, यह सहयोग आंदोलन, जब बाल गंगाधर तिलक जी का स्वर्गवास भी हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है यह हुआ था लखनऊ में, और 1936 में हुआ था लखनऊ में। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। एनजी रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रमुख थे। काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों, भारत में
जब आजादी का संग्राम चल रहा था उन दिनों क्रांतिकारियों को क्रांति करने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, हथियारों की आवश्यकता होती थी। उनकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने को आधार बनाया और उसी क्रम में जो काकोरी ट्रेन डकैती थी वो भी की गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां समेत 10 साथियों ने मिलकर काकोरी ट्रेन डकैती काकोरी कांड किया। अर्थात 9 अगस्त 1925 का वह दिन था जब सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को रोककर इन क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया। आज इसको भारत सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है 9 अगस्त 1925 और यही वह दिन था। इसी 9 अगस्त की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 9 अगस्त को मनाना सुनिश्चित किया था। तो 9 अगस्त यानी इतिहास में हर तारीख अपने आप को दोहराती है किसी नई क्रांति के रूप में। जैसे 26 जनवरी 1930 की याद 1950 में देश का संविधान लागू होना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 61 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको जो है फांसी दी गई थी। कब दी गई थी फांसी? तो इसका आंसर होगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 एक ऐसा दिन था जब देश में इन 3 महान रणबांकुर दिन, महान भारत मां के सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। तो वो दिन है 23 मार्च 1931। इसीलिए इस दिन को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे, निम्न घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जिसमें घटनाओं को हमको सीरियल में लिखना होता है। तो साइमन आयोग एक ऐसा आयोग था जो अंग्रेज सदस्य थे। इनका उद्देश्य था कि देश में शासन कैसा चल रहा है उसकी परीक्षण करना, उसकी समीक्षा करना। 1927 में गठित हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई साबरमती से। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई। इस प्रकार से इसका आंसर कालक्रम के अनुसार हो जाएगा ये चौथे के बाद दूसरा, फिर पहला और तीसरा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। पहला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी बताएं। तो संविधान सभा जो स्थापित हुई पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें 165 बैठकें टोटल हुई थी। उसमें से जो अंतिम बैठक थी वो बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था सर्वसम्मति से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वसम्मति से इनको राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और लास्ट बैठक थी ये, सबसे लास्ट। पहली बैठक कौन थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से हम इस प्रश्न में आगे बढ़ें। 5 जुलाई 1947 को गठित भारतीय रियासत विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा कि आचार्य कौटिल्य के समान, जिस प्रकार से आचार्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यवंश के समय देश में एकीकरण का प्रयास किया था, उसी तरीके से देश में स्वतंत्रता के बाद देश में छोटे छोटे टुकड़ों में बटी देशी रियासतों को एक करने का काम जिस नेता ने किया था उनका नाम था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, उन्हीं के नेतृत्व में ये रियासती मंत्रालय 5 जुलाई को गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो जूनागढ़ जो रियासत थी उसका विलय भारत में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? अर्थात जूनागढ़ का व्यक्ति कौन था? तो जूनागढ़ के दीवान थे शाहनवाज भुट्टो। ठीक, वैसे वहां का जो शासक था, ये शासक या नवाब था महाबत खान या महाबत खान रसूल खान, महाबत खान तृतीय था। और जब देश आजाद हुआ तो 1947 के एक्ट में प्रावधान था कि जैसी रियासतें भारत में मिल जाएं या पाकिस्तान में मिल जाएं, इसने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन बाद में वहां हिंदू जनता के बहुमत के कारण इसको मजबूर होना पड़ा, ये पाकिस्तान भाग गया और
जो दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और बहुमत के आधार पर इसका विलय भारत में हो गया। हैदराबाद के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा कि देश में स्वतंत्रता के बाद जो देसी रियासतें थी, लगभग 562 देसी रियासतें थी, जिनमें से 559 ने तो विलय कर लिया, लेकिन 3 वैसी रियासतें थी जिनके विलय में कठिनाई आई। एक थी जूनागढ़, और जूनागढ़ के अलावा एक जम्मू कश्मीर थी, और एक थी हैदराबाद। तो हैदराबाद के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, और हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई की गई थी, पुलिस कार्रवाई इसका नाम दिया गया है, पुलिस कार्रवाई, ठीक है। और इसका नेतृत्व जो कमांडर कर रहे थे उनका नाम था जे.एन. चौधरी, ये मेजर जनरल थे। मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो चलाया गया और वो भारत में अंग बन गया, भारत में विलय हो गया हैदराबाद रियासत का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने संविधान में भारत संघ में विलय की पुष्टि कब की थी? तो बताइएगा कि जम्मू कश्मीर जो है, आपको पता होगा कि वहां के जो राजा थे हरि सिंह, 26 अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमण जम्मू कश्मीर में हो गया था, सरेआम कत्लेआम हो रहे थे, तब नेहरू जी की सम्मति से वहां सेना गई और उसके बदले में जो शर्त रखी गई कि भारत में विलय होगा, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा जो संचार है, विदेशी संबंध है, विदेशी सुरक्षा है, ठीक, इन समस्त मामलों को छोड़कर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में जम्मू कश्मीर का गठन किया गया, जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन इसमें जो विलय की पुष्टि है वो बाद में हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का गठन 1951 में हुआ था और 54 में पुष्टि की थी, ठीक है। तो वहां की संविधान सभा ने प्रस्ताव से पारित किया था 1954 में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1954, ठीक है। आगे बात करते हैं। 68 राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक बैरिस्टर थे, उनके पिताजी भी मोतीलाल नेहरू जी भी एक धनी बैरिस्टर थे, और ये कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण थे, ठीक। लेकिन देश में जब गांधी जी का पदार्पण हुआ, गांधी जी की नीतियों से प्रभावित हुए और सादगी के जीवन में, जो राजसी जीवन था उससे हटकर एक सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए और देश को कुछ करने के लिए आगे बढ़े, तो पूछा गया कि कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी। यही वो अधिवेशन था जो रावी नदी के किनारे हुआ था, ठीक, रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था, जिसमें संकल्प लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 से हर साल क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 1946 तक इसको मनाया भी गया। हालांकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो इस दिन को फिर 15 अगस्त के रूप में नहीं मनाया गया। फिर 26 जनवरी को इसी दिन निश्चित किया गया था कि संविधान बनेगा। तो 26 जनवरी का दिन का इतिहास में महत्व इस दृष्टि से है। पूछा गया है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी, इसके अलावा कब की? तो 1936 में की थी, 1937 में भी की थी इन्होंने। 1936 में लखनऊ में, 37 में फैजपुर में। तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। आगे बात करते हैं, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव पारित होने का दिनांक पूछा है। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1940 को पास हुआ था, और एक प्रकार से यह सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी नीतियों पर आधारित था, जो देश के नेताओं को पसंद नहीं आया और इसको निरस्त कर दिया गया। तो 8 अगस्त 1940 को यह अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक। आगे बात करते हैं, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक था? अर्थात एक ऐसा चेक आपको दे दिया जाए जो बैंक डिफॉल्टर होने वाला हो, और उस बैंक का आपको चेक दिया जाए तो उसकी कितनी भरोसा होगा, उसका कितना भरोसा होगा, अर्थात वह शून्य हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसे ही क्रिप्स प्रस्ताव, चूंकि अगस्त प्रस्ताव आया उसको भी नेताओं ने निरस्त कर दिया, क्योंकि उसमें ये बात थी कि जो है देश के लिए कुछ किया जाएगा, संविधान में संवैधानिक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उनको स्वराज मिल सके। भारतीय नेताओं ने खारिज कर दिया सिरे से। क्रिप्स प्रस्ताव भी आया 1942 में। इसमें कहा गया, चूंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने उसी मौके की नजाकत को समझते हुए
कांग्रेस की तरफ से इस प्रस्ताव को खारिज करवा दिया और कहा, क्योंकि इस प्रस्ताव में ये बात का उल्लेख था कि युद्ध समाप्त हो जाए उसके बाद हम कुछ करेंगे। नेताओं ने कहा कि युद्ध के समाप्त के बाद नहीं, अभी जो कुछ करना है करें। इस आधार पर इसको महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था कि यह डिफाल्टर बैंक का चेक है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त को निश्चित किया गया था और इस समय गांधी जी को बंबई में गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा जेल में, यह पूछा जाता है कहां बंद किया गया था, तो पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी को गिरफ्तार करके बंदी बनाया गया था। आगे बात करते हैं, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता है क्या? पंचशील 5 प्रकार के शर्तों के आधार पर 5 शर्तें थी, ठीक है, और उसके आधार पर भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल, यहाँ ध्यान रखिएगा ये 29 जुलाई नहीं है, 29 अप्रैल है, और 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता किया गया था कि एक दूसरे के हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप रखेंगे, एक दूसरे पर अनाक्रमण रखेंगे और परस्पर संप्रभुता, राष्ट्रीय अखंडता की सुरक्षा करेंगे। ऐसी बातें इसमें शामिल की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, शिमला प्रतिनिधि मंडल किसके शासनकाल में भेजा गया था? शिमला प्रतिनिधि मंडल जो है शिमला में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के द्वारा, किसके द्वारा भेजा गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा 1906 में भेजा गया था। और किसको भेजा गया था? लॉर्ड मिंटो के समय, जिसमें यह मांग रखी गई थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जो उनके उन्नयन का आधार बने, राजनीतिक रूप से उनको सशक्त करना, जैसे पृथक निर्वाचन सिद्धांत की बात कही उन्होंने, आरक्षण की बात कही, और बाद में उसको 1909 में लॉर्ड मिंटो ने माना भी और पार्लियामेंटो सुधार में उसने इस बात का उल्लेख किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करा दी। आगे बात करते हैं, भारत के विभाजन के समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय, भारत का विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ। 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान बन गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया और यह विभाजन की जो घोषणा थी वो 4 जून 1947 को माउंटबेटन योजना कहलाती है। ध्यान रखिएगा, भारत विभाजन की योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था? तो उस समय अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। ध्यान रखिएगा, जेवी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे और मेरठ में ये सम्मेलन हुआ था 1946 में और उस समय जेवी कृपलानी अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं, भगत सिंह किस आर्मी के सदस्य थे? तो भगत सिंह जो है किस संगठन के सदस्य थे? वो संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1924 में हुई थी। 1928 में इसका नामकरण HSRA हो गया था। हिंदुस्तान HRA पहले था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी 1928 में हो गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। आगे बात करते हैं, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा जो है साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन हमारे देश में 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए आया था कि देश में कितनी उन्नति हुई, क्या सुधार हुए और कुछ नई बातें शामिल करना, देश में सुधार की बात करना। लेकिन इसका विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने कहा साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। लेकिन ऐसे प्रश्न कई बार विवादास्पद होते हैं और हमें सही आंसर का पता नहीं होता, क्योंकि इसमें दोनों का नाम है। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया, ठीक है, नारा दिया मतलब इसका सृजन किसने किया? यूसुफ मेहर अली ने किया। जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा? गांधी जी ने, लेकिन नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। ऐसे ही साइमन गो बैक का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन प्रयोगकर्ता कौन थे? तो प्रयोगकर्ता थे लाला लाजपत राय। हमसे पूछा गया दिया किसने था? दोनों का नाम होने के बावजूद आंसर होगा यूसुफ मेहर अली, इसका आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। आगे बात करते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऐसा कानून था जो स्वदेशी भाषा में या देसी भाषा के पत्रों पर रोक, ठीक है,
देसी भाषा के पत्रों पर रोक ऐसे लगाई जा सकती थी यदि उसमें सरकार के खिलाफ कोई आलोचना लिखी हो, सरकार पर कोई टिप्पणी की गई हो। ऐसा कानून 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, और बाद में 1882 में रिपन ने समाप्त कर दिया था, रिपन द्वारा समाप्त। तो ध्यान रखिएगा, लगाया कब, किसने, और समाप्त कब हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि कब वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि किस लिए वापस की थी, क्यों वापस की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें पंजाब के अमृतसर में माइकल ओ डायर के द्वारा दिन दहाड़े कई लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर उससे आहत हुए और अपनी नाइटहुड और सर की उपाधि वापस कर दिए। ठीक इस प्रकार से जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो राष्ट्रीय एकता के संवाहक बने। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा किसने रची थी? तो पाकिस्तान जो नया राष्ट्र बनाने की बात थी, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत एक शब्द आता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसकी बात करी थी, लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रणेता मोहम्मद इकबाल थे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसकी रचना करी है। पूछ रहा है कि पाकिस्तान का प्रस्ताव रूपरेखा किसने बनाई थी? तो रूपरेखा बनाने वाले थे सिकंदर हयात खां, और इसका प्रस्ताव बनाया फजल उल हक ने। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए प्रस्ताव किसने पेश किया, फजल उल हक, और रूपरेखा किसने बनाई, सिकंदर हयात खां। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था, जिसका उस ऑप्शन में उल्लेख भी है। आगे हम बात करते हैं, इसमें ये कुछ षड्यंत्र हैं, कुछ कांड हुए हैं, इनसे संबंधित कुछ क्रांतिकारियों के नाम हैं। लाहौर षड्यंत्र केस, इसमें असेंबली में बम फेंक दिया गया था, उससे रिलेटेड है भगत सिंह। भगत सिंह को इसी केस में फांसी दी गई। काकोरी षड्यंत्र में रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं, जिन्होंने 10 क्रांतिकारियों के साथ खजाना लूटा। बनारस षड्यंत्र से सचिंद्र सान्याल, दिल्ली से मास्टर अमीर चंद। इसका जोड़ा इस तरीके से हो जाएगा, पहले का चौथा, बाकी किसी में चौथा नहीं है, तो पहला पूरा सही। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर में किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो दोस्तों, जिस तरीके से देश में नेता जो जवाहरलाल नेहरू जी का कद बढ़ रहा था भारतीय राजनीति में, उसी तरीके से हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ओजस्वी भाषण था और उनकी जो प्रभावशालिता थी वो बढ़ रही थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी पूछा जा रहा है। तो हम लोग ज्यादा जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड थे, लेकिन नहीं, सुभाष चंद्र बोस उसकी स्थापना नहीं की थी। बाद में उसके सेना नायक जरूर बने, रास बिहारी बोस ने की थी, 1943 में की थी। किसकी पहल पर की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, जापान में इसकी स्थापना की गई थी, टोक्यो में। ध्यान रखिएगा, 1943 में कैप्टन मोहन सिंह की पहल पर, यानी इनके सहयोग पर, प्रेरणा से स्थापनाकर्ता कौन थे? रास बिहारी बोस। और सुभाष चंद्र बोस बाद में जो है, बाद में इसके नायक बने, दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद का नारा दिया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले यही व्यक्ति थे। इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी है। 23 जनवरी को जन्म हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन की पहचान करनी है इसमें। ठीक, सरोजिनी नायडू ने प्रथम सम्मेलन में भाग लिया, ये गलत है, क्योंकि सेकंड सम्मेलन में गांधी जी के साथ गई थी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। बेगम शाहनवाज ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया, ये गलत है, क्योंकि प्रथम सम्मेलन में भाग गई थी। तो ये भी गलत, ये भी गलत। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय महिला नहीं थी ये आयरलैंड की थी, तो ये आयरिश महिला हो गई। तो भारतीय महिला जो है सरोजिनी नायडू थी, 1925 में बनी थी, ये कथन भी गलत। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक है, आगे बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति के ऐसे नेता रहे जो कलेक्टर की परीक्षा यानी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए इंग्लैंड में, लेकिन उनका मन उस सर्विस में नहीं लगा और उसके बाद देश की राजनीति में हिस्सा लेने के लिए आ गए और अपना राजनीतिक गुरु बनाया चितरंजन दास को। इनका नाम था देशबंधु चितरंजन दास। इनको चितरंजन दास को देशबंधु की उपाधि दी गई है, ध्यान रखिएगा। देशबंधु की उपाधि से विभूषित हैं सीआर दास।
और यही वो व्यक्ति हैं जो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में कौन सी पार्टी गठित की थी? स्वराज्य पार्टी गठित की थी। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, बंबई प्रांत का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों, हमारे देश में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद राज्यों को कई भागों में बांटा गया था, ABCD में। ऐसे ही राज्यों के विभाजन में कई राज्यों का गठन हुआ था। उसमें से बंबई प्रांत पहले एक प्रांत हुआ करता था, जिसमें जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का उत्तराधिकारी था, है ना, अर्थात बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ही बाद में बॉम्बे स्टेट कहा गया। और ये जो है 1960 तक एक समान रहा, जिसमें मराठी भाषी और गुजराती भाषी दोनों लोग रहते थे। बाद में जब 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तेलुगु भाषा के आधार पर, तब यहाँ के लोगों की भी मांग उठी कि हमारी भी भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए। तो 1960 में फिर इसका विभाजन हो गया महाराष्ट्र के रूप में। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात, तो गुजरात के रूप में, महाराष्ट्र के रूप में दो राज्यों का विभाजन होगा 1960 में हुआ। ठीक है, 1 नवंबर 1960 को। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो वह दिन था 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया कि हमारे मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बने, एक अलग मुल्क बने। इस मांग के लिए उन्होंने कई नरसंहार किए, सांप्रदायिक दंगे हुए, कलकत्ता लाश की ढेर से सड़कें भर गई। आगे बढ़ते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई थी, और विजयवाड़ा में 1940 में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे अखिल भारतीय किसान सभा के। ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान सभा से बहुत ताल्लुकात था। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किसकी रचना है? आगे हम बात करें, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना। तो ऐसे कई महापुरुष हुए, कई समाज सुधारक हुए, जिनका योगदान, जिनकी पुस्तकों की रचना हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी आप देखें। इनमें से कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनकी रचना गुलामगिरी है? तो गुलामगिरी रचना जो है ये ज्योतिबा फुले की है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में करी थी, और यह भेदभाव को समाप्त करने के लिए की थी। ठीक है, भेदभाव समाप्त करने के लिए, तो जो भेदभाव होता था, छुआछूत प्रचलित था, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया था। आगे बढ़ते हैं, 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो आपको पता होगा कि सभी भाषाओं के ज्ञाता कहा जाता था फारसी राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने ही फारसी भाषा में एक साप्ताहिक पत्र स्टार्ट किया था, उसका नाम था मिरातुल अखबार, और वह समय था 1822। इसके अलावा उन्होंने 1829 में बंगदूत बांग्ला में, ठीक है, इस प्रकार से अनेक रचनाओं को इन्होंने रचा और भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत कहलाए। आगे बढ़ते हैं, किस बंदूक का प्रयोग 1857 के विद्रोह में तत्कालिक कारण बना? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन करते हुए किस तरह के राजनीति बनाई, किस तरह की नीतियां अपनाई, जो देश को न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी पंगु बना दिया था, गरीब बना दिया था, शोषण कर रहे थे। तो सैनिक जो सेवा में शामिल थे अंग्रेजों के, उनको भी धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित किया जाने लगा था। वही एक कारण था बंदूक का प्रयोग। कैसी बंदूक का प्रयोग? पहले जो बंदूक प्रयोग की जा रही थी उसका नाम था ब्राउन बैस। पहले जो पूर्व प्रयोग की जाती, किसका नाम था उसका? पूर्व में प्रयोग बंदूक, उसका नाम था ब्राउन बैस। उसके बाद जो थी नई थी एनफील्ड राइफल, जिसमें लगे कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, और कहा जाता था कि उसके कारतूस पर चर्बी का प्रयोग हुआ है। चर्बी गाय की है और सुअर की है। सुअर पूजक मुसलमान अपने धार्मिक रूप से उसको प्रताड़ित समझे या धार्मिक भावना पर ठेस समझे। और भारतीय जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ है, गाय को हम माता मानते हैं, हमारी धार्मिक भावना पर ठेस पहुंच रही है। उन्होंने पुरजोर विरोध किया, और एनफील्ड राइफल इसका आंसर हो जाएगा। यही राइफल का विरोध करने के कारण मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी कर दी, और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे भारत के प्रथम शहीद थे 1857 की क्रांति के। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी? तो गांधी जी
का योगदान भारत की राजनीति में बहुत रहा, लेकिन ये कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो अधिवेशन था बेलग्राम अधिवेशन। बेलग्राम अधिवेशन 1924 में हुआ था और केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कई नीतियों से गांधी जी कांग्रेस के सदस्यों से असहमत थे। बाद में वो एक बार त्यागपत्र भी दे दिए थे 1930 के आसपास, और कहा था कि मैं कांग्रेस से भी बड़ा, अपने बालू से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वैसे तो सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी और इसमें प्रयास किया गया था कि सभी वर्ग शामिल हों। तो मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये तीसरा अधिवेशन था, 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भीमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी? तो माउंटबेटन जो उस समय की एओ ह्यूम थे, एलेना ऑक्टेवियन ह्यूम, अंग्रेज अधिकारी रिटायर्ड, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी और लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन करने वाले व्यक्ति थे वीडी सावरकर। 1904 में स्थापित ये संगठन था, एक गुप्त संगठन था जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाने लगा और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं एक राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत संबंधी जो गीत है वो उसकी रचना किसने करी है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसी पंक्ति ऐसा गीत रचने वाले क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल थे और इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और यह दोषी थे किस कांड में? तो काकोरी कांड में दोषी ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कहलाते हैं सी राजगोपालाचारी और इसकी स्थापना इन्होंने 1959 में करी थी आजादी के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इनमें से कौन कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने कौन से नेता थे जिन्होंने भाग लिया था? महात्मा गांधी तो दूसरे में भाग लिए थे और दूसरे में और एकमात्र में। ठीक है, इसके बाद नहीं भाग लिए किसी में क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से सहमत नहीं थे, ये गलत। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये भी गांधी जी के साथ दूसरे में ही गए थे तो ये भी नहीं हिस्सा लिए। मौलाना मोहम्मद अली गौहर, इनका उपनाम गौहर भी है, मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे, मुस्लिम लीग की तरफ से, और ये प्रथम सम्मेलन में गए थे तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, समय के अनुसार जो ये घटनाएं हुई हैं उनका समय क्या था। शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए लागू किया गया था 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, हर विलास शारदा के प्रयासों से हुआ था, इसीलिए इसको शारदा एक्ट कहा गया। आज वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 पारित है। नेहरू रिपोर्ट 1928 से रिलेटेड है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुई। अब देखिए समय पहला आता है 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30। तो 27 कौन सा है? तीसरा है, तो तीसरा पहले आएगा, तीसरे के बाद दूसरा आएगा, तीसरे के बाद दूसरा इसमें है और किसी ऑप्शन में नहीं है तो सीधा बिना विचार किए पहले में टिक लगा देंगे। ऐसे हमें समय बचाना है अपने पेपर को हल करते समय। आगे आता है प्रश्न, गांधी एंड महात्मा। ध्यान रखिएगा, यहाँ गांधी एज महात्मा है, एज मतलब महात्मा की तरह गांधी। ठीक, महात्मा के रूप में गांधी। इसकी रचना करने वाले व्यक्ति हैं शाहिद अमीन। इन्होंने ऐसी घटनाओं का, ऐसे जीवन के जो कुछ घटनाक्रम हुए उनका वर्णन किया है जिसमें गांधी जी को एक महात्मा के रूप में देखा जाए, तो ऐसी घटनाओं के प्रयोगकर्ता शाहिद अमीन हैं। और यह पुस्तक गांधी एज महात्मा। विटाल विध्वंसक मासिक पत्रिका क्या थी? विटाल विध्वंसक मासिक पत्रिका, तो विटाल विध्वंसक एक मासिक पत्रिका थी और इसके प्रकाशक थे गोपाल बाबा वेलंगकर द्वारा ये विटाल विध्वंसक मासिक पत्रिका रची गई। ठीक है,
जिसमें भेदभाव मूलक अस्पृश्यता जैसी बातों को उल्लेखित किया गया था। हमारी इस वीडियो का ये 7वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि चंपारण तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो तीन कठिया का मतलब होता था 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा में नील की खेती करना, उसी को नील की खेती करने को 3/20 ये प्रथा जो थी उसको तिनकठिया कहा गया। इसी को रोकने के लिए जो राजकुमार शुक्ल थे, किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ल, इनके निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण आए और पहला सत्याग्रह किया। तो पूछा जाए कि गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था। 1917 में हुआ था, चंपारण बिहार में हुआ था। और वैसे पूछा जाए गांधी जी ने अपने जीवन में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, 1906 में किया था, ध्यान रखिएगा, और भारत में 1917 में किया था। इस प्रकार से हमारी यह प्रश्नों की सीरीज यहाँ कंप्लीट होती है। हमारी एकेडमी द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें 50 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे जो आपकी प्रीलिम्स एमपीपीएससी के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही साथ ये जो प्राइस है इसका ऑनलाइन फीस आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और अपने सफलता के लिए अपने कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं के साथ हम अपनी नेक्स्ट कड़ी में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।